हेलो दोस्तों। आज हम अध्याय 3 मौलिक अधिकार शुरू कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स। आइए मौलिक अधिकार में समझ लेते। आज इस चैप्टर का द एंड कर देंगे। फिर इसके जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको देखेंगे इस चैप्टर के। फिर आगे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को मर्यादित करते हैं, अर्थात लिमिटेड करते हैं। तो मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा किस संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार को कहते हैं, याद रखिएगा। तो मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में तब हुआ जब 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन को ब्रिटेन की जनता ने प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान करने हेतु मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया गया। जनता ने ही बाध्य कर दिया था सम्राट को, याद रखिएगा। पर सर्वप्रथम, क्योंकि मौलिक अधिकार चाहिए किसको? मौलिक अधिकार जनता को ही तो चाहिए। जनता की कुछ फ्रीडम होनी चाहिए, जो उनका हक है, जो उनका एक तरह का उनका अधिकार है, एक तरह का उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, एक तरह का जन्मजात अधिकार कह सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है हर मानव के लिए। उसे खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए उसके लिए ज़रूरी होती। वही तो अधिकार हम मौलिक अधिकार मानते हैं, उन्हीं अधिकारों को। तो वही चीज़ है। तो सर्वप्रथम फ्रांस की राज्य क्रांति में विश्व को स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का संदेश दिया। फ्रांस ने ऐसा सबसे पहले दिया था, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया। फ्रांस के संविधान में वर्ष 1989 में मानवीय अधिकारों को संवैधानिक मान्यता की शुरुआत देने की शुरुआत की थी। अमेरिका के संविधान में 1771 में अधिकार पत्र की घोषणा की गई और यूएन की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा को स्वीकार किया तथा उसे घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र ने माना कि मानव अधिकार मानव की गरिमा एवं स्त्री पुरुष के समान अधिकार है। स्त्री पुरुष के समान अधिकार है। घोषणा से ये चीज़ ढांचा है, थोड़ा आप समझ पाएंगे मौलिक अधिकारों को। ये चीज़ें देखो कि मौलिक अधिकार कितने आवश्यक हैं, इन चीज़ों से समझेंगे आप। घोषणा से इन अधिकारों को अपने संविधान या अधिनियमों के द्वारा क्रियान्वित करने के लिए अग्रसर हुए हैं। ठीक है। सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद शामिल है, जिसमें जिनके प्रावधान से संविधान में शामिल मौलिक अधिकार अनुच्छेद 1235 तथा नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 के प्रावधानों से संबंधित हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 कानून के समक्ष किसी को एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार प्रदान करता है। भारत में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में वर्ष 1925 में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में पारित कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल तथा वर्ष 1928 की नेहरू रिपोर्ट में प्रावधान किया गया था भारत में। बात समझ में? एनी बेसेंट की अध्यक्षता में कौन सा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में इनका मौलिक अधिकारों का संदर्भ उल्लेख एक तरह की मांग की गई और नेहरू रिपोर्ट में प्रावधान किया गया था। वर्ष 1981 में कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। कराची में कौन अध्यक्ष था 1931 में? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिन्हें बोलते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। ठीक है। सर्वप्रथम किसने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग मांग लिए थे मूल अधिकारों की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन में। मूल अधिकारों का प्रावधान जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार हैं क्या भाई? मौलिक अधिकार शुरू हो जाता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ये संविधान का अधिकार अर्थात मौलिक है। इनमें क्योंकि इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि इन्हें केंद्र संरक्षण, न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इनके लिए संविधान न्यायालय में सुनवाई हो सकती है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। संविधान के आरंभिक न्यायालय में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों है यहाँ पे। अच्छा, दोनों में जा सकता है। संविधान के आरंभिक काल में भारत के नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और 19 का को मौलिक अधिकार सूची से हटाकर 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया। अर्थात मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 के अंतर्गत मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया। राज्य की परिभाषा किन अनुच्छेद में आती है? अनुच्छेद नंबर 12 में। जबकि अनुच्छेद 13 में न्यायिक समीक्षा के लिए न्यायालय को संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार के प्रकार कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता या समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 19, 23, 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29, 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। पहला देखते हैं समता का अधिकार। इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 के तहत भारत के सभी नागरिक को विधि के समक्ष समान अधिकार प्राप्त हैं। विधि के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है, अर्थात राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रोविजन करेगा और उसी तरह समान रूप से उसे लागू करेगा। अर्थात मौलिक अधिकार सभी के लिए बराबर हैं, इसमें कोई भेदभाव किसी आधार पर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद नंबर 15 के तहत किसी भी भारतीय नागरिक के साथ राज्य, धर्म, जात, लिंग, नस्ल, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। बात समझ रहे? ये नहीं कि स्त्री है पुरुष है उसमें भेदभाव कर रही है, मेरे धर्म का है दूसरे धर्म का है, इसे नहीं देंगे दूसरे को दे देंगे। अतः लैंगिक समानता हेतु घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना अनुचित माना जाता है। लैंगिक समानता हेतु घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना क्या माना जाता है? अनुचित माना जाता है। अनुच्छेद 16 के तहत भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त के लिए उपलब्ध समान अवसर की प्राप्ति का अधिकार होगा। समझ गए? किसी भी नियुक्ति के लिए समान अवसर की प्राप्त होगा सभी के लिए। ठीक है, इसी में आरक्षण वगैरह इसी में सब आता है, इसी में कई सारे अपवाद क्या हैं? राज्य को इस बात की अनुमति नहीं होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। उदाहरण स्वरूप स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना आदि। राज्य को इसकी भी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े एवं अनुसूचित जात एवं जनजात के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे, अर्थात आरक्षण जैसी चीज़ें। उदाहरण स्वरूप विधानसभा सीटों में आरक्षण या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क में छूट और प्रावधान करना इत्यादि। अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की नज़र में राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त नहीं है, नियुक्त पदों एवं आरक्षण के संबंध में उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता छुआछूत का अंत करता है। यदि कोई इसे अपने जीवन में अपनाता है या ऐसी भावना प्रकट करता है तो उसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है उसके लिए। ठीक है। अनुच्छेद 18 के तहत भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी भी अन्य देश से किसी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, याद रखिएगा। सेना या अकादमिक सम्मान के सिवाय राज्य अन्य किसी भी उपाधि का प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, सारी उपाधियां अब समाप्त हो गई, कोई भी अपने नाम के आगे ऐसे कुछ लगा नहीं सकता। वो एक है उसने योग्यता से कोई डिग्री ले रखी तो अलग बात है, डॉक्टर वगैरह लगाते हैं। ठीक है, लेकिन पदवी कोई नहीं रह बची है, कोई राजा था राजा का बेटा राज, ये कुछ भी नहीं लगा सकता। अतः उपाधियों का अंत संविधान में समानता के अधिकार के अंतर्गत प्रस्थापित है। स्वतंत्रता का अधिकार अगला है स्वतंत्रता का अनुच्छेद नंबर 19 से 22। अनुच्छेद 19 सभी राज्यों के नागरिकों को विविध प्रकार के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो क्रमवार है। 19 का में अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता है, सूचना पाने की स्वतंत्रता, अर्थात प्रेस जो बोलता है उसकी अभिव्यक्त अभिव्यक्त मतलब एक्सप्रेशन बोलते, कोई भी अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। ठीक है। 19 में शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के एकत्रित होकर और महासभा सम्मेलन करने के, कोई भी सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19 के भी किसी प्रकार का संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी किसी प्रकार का संघ बना सकते हैं।
19 गांव में देश के किसी भूभाग में आवागमन, किसी भी अपने देश के किसी भी भाग में किसी भी जगह पे जा सकते हैं, निवास और बसने कहीं भी जाके बस सकते हैं। 19 में व्यापार व्यवसाय रोजगार की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय कोई भी रोजगार कर सकता। पहले क्या होता था, नाई जो है वही दुकान खोलेगा, यादव भी नाई की दुकान खोल सकता है, पहले यादव ही दूध करेगा, ठाकुर ही शस्त्र चलाएगा, हाँ कुछ भी हो सकता है। अब जैसे पंडित, अभी अभी ये चीज़ नहीं खत्म हुई, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही मंदिर में बैठेगा, कोई भी मंदिर में बैठना चाहिए ना इसके अनुसार, कोई भी मंदिर में बैठे, कोई भी सीख ले, कोई भी तंत्र मंत्र सीख ले, कोई भी पूजा पाठ करवाए, ये भी खत्म होना चाहिए। 19 फर्स्ट ए, इंटरनेट के उपयोग की स्वतंत्रता, ये बाद में जोड़ा गया है। इंटरनेट का उपयोग करना भी ये हमारा मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। नोट, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संबंध में सरकार कुछ स्थितियों में हथियार के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। यह मामला सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित हो तब। अनुच्छेद 20 में भारतीय नागरिकों को अपराधी के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 कौन से संरक्षण है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध से केवल एक बार सजा मिले, एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको 4 बेल्ट मारे, तो बेल्ट मारने की सजा थी जैसे 2 महीने की, तो चाहे 1 बेल्ट मारे चाहे 4 बेल्ट मारे तो सजा 2 ही महीने की होती, मतलब एक अपराध के लिए एक ही बार सजा। इसका मतलब ये भी नहीं उसकी सजा एक बार मिल गई तो ऐसा नहीं कि दोबारा वो फिर FIR करा दी, उसने मुझे मारा था फिर सजा मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अपराधी को केवल तत्कालिक कानून उपबंध में सजा मिल सकती है। किसी भी नागरिक को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने का कोई बाध्य नहीं कर सकता। मैं अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। अगला है भारत के संविधान में अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 में तत्संबंधी प्रावधानों को उल्लेख हो। निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए दंड देना नहीं वरन अपराध करने से रोकना है, इसीलिए पहले गिरफ्तार कर लेते हैं, याद रखिएगा। जब किसी व्यक्ति को निरोधक निरोध में विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब उसके सरकार ऐसे व्यक्ति को 3 माह तथा अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। यह निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर देने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों के जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। इसके तहत किसी भी भारतीय नागरिक को कानून द्वारा निर्मित प्रक्रिया के अंतर्गत उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिए वंचित नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा 21 भी इम्पॉर्टेंट है। शारीरिक स्वतंत्रता, जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता अर्थात जीने का अधिकार, जीने का अधिकार ये एक तरह से, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार। अगला है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, ये केस है। सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद विस्तारित करते हुए निम्न आदेश दिए। विदेश जाने का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। गरिमा के साथ जीने का अधिकार, ये भी अधिकार है। अर्थात प्रदूषण, जल वायु का अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। नोट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। पर्यावरण के अधिकार अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसमें इसी के मौलिक अधिकार के अंतर्गत माना जाता है पर्यावरण का। अच्छा, सबको स्वच्छ वातावरण का अधिकार है रहने का। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 1921 में प्रयुक्त शब्द जीवन को विषयित करते हुए जानवरों के जीवन को भी इसमें सम्मिलित किया है। जीवन सिर्फ यहाँ मनुष्यों का ही नहीं, जानवरों का भी, ठीक है। वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंग मानते हुए मौलिक अधिकार घोषित किया। निजता, प्राइवेसी का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा। गोपनीयता का अधिकार, ये भी जीवन जीने के अधिकारों में से है। अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए गए। 46वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये बात जोड़ी गई। अनुच्छेद 22 कुछ स्थितियों में भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी और निरोध। यदि किसी नागरिक के मनमाने तरीके से हिरासत में लिया गया है तो उसे हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। हिरासत में लिए गए नागरिक को 24 घंटे के अंदर निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपने पसंद के अधिवक्ता से सलाह लेने का अधिकार होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में है शोषण के विरुद्ध। 23 में क्या बोलता है? मानव के दुरा पार और
बलात्सम का प्रतिषेध किया गया, ऐसे इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अनुच्छेद 24 में 14 से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खनन क्षेत्र अर्थात कोयला खदान, किसी भी जोखिम प्रकार भरे कार्य पर नियुक्त करना दंडनीय अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म को मानने या उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 26 के अनुसार भारतीय नागरिकों को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने, संचालन करने तथा विधि समस्त संपत्ति अर्जन करने, स्वामित्व रखने तथा नियंत्रण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिक को जिसकी आय किसी भी धर्म या धार्मिक संप्रदान की प्रगति में व्यय के लिए निश्चित कर दी गई हो, उसे ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसे ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य विधि के पूर्ण रूप से संचालित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस प्रकार कोई भी शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलपूर्वक सुनने के लिए बाध्य नहीं करेगा। बात समझ रहे हो? कोई भी शिक्षण संस्थान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो तुम इस धर्म की बातें सुनो, कुछ इस धर्म की बातें, कोई भी धार्मिक शिक्षा शिक्षण संस्थानों में नहीं दी जा सकती। बात खत्म। फिर भी हमारी सरकारें धर्म को बढ़ावा देती हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं, पता नहीं क्यों। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद नंबर 29 और 30 भारतीय नागरिक के लिए संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 29 फर्स्ट, भारत के नागरिकों को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृत उन्हें बनाए रखने का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 29(2) किसी भी नागरिक को भाषा, जाति, धर्म और संस्कृत के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश नहीं रोका जा सकता। जाति, भाषा, धर्म के आधार पर किसी भी कॉलेज, शैक्षिक संस्था में प्रवेश नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अधिकार देता है, किसी भी अल्पसंख्यक को। अगला इसमें आगे बोलता है, सरकार आर्थिक सहायता देने में ऐसी संस्थाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी या नहीं करेगा सरकार। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये क्या बोलती है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान का अनुच्छेद 32 को क्या नाम दिया है? संविधान इसके बिना अधूरा है, ऐसा बताया है। उन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की हृदय और आत्मा कहा। हृदय और आत्मा किसको कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर? अनुच्छेद नंबर 32 को संवैधानिक उपचारों को संविधान का आत्मा व हृदय माना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक निर्धारित करता है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। परमाधिकार रिटें, बहुत सारी रिटें जारी करता है हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय अनुच्छेद नंबर 226 और सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत अनुच्छेद नंबर 32 के तहत रिट जारी करता है, याचिकाएं जारी करता है। परमाधिकार रिटें ब्रिटेन के मान्य कानून की अभिव्यक्ति हैं। ये रिटें 5 प्रकार की होती हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हावियस कॉर्पस, जब किसी नागरिक को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है, अवैध रूप से अर्थात गलत तरीके से, वैध नहीं अर्थात इलीगल तरीके से बंदी बनाया जाता है, तो उसे यह अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। मान लो बंदी बना तो उसकी तरफ से कोई भी जा सकता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय उस बंदी बनाए जाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में समक्ष पेश करे, जिससे बंदी बनाए जाने के औचित्य की जांच की जा सके। अगला है परमादेश। यह लेख उस पदाधिकारी को जारी किया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्य से विमुख हो गया है, जिससे वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कोई भी अधिकारी है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसके लिए परमादेश जारी होता है। प्रतिषेध, यह लेख सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय अपने किसको जारी करता है? जैसे उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है तो किसको जारी करेगा? उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय है तो जिला न्यायालय जो होते हैं उनको जारी करेगा। इस लेख के माध्यम से शीर्ष न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर किसी मामले पर कार्रवाई करने से रोकता है। जैसे कोई किसी हर तरह केस जिला न्यायालय में नहीं हो सकते, तो कोई उसे अपने दायरे से बाहर जाकर के कोई केस सुनता है या अपने बाहर से जाकर किसी को सजा या कुछ सुना तो फैसला देता है कोई, तो इस पर इसके लिए भी प्रतिषेध करता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। उत्प्रेषण यह लेख सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाए। इसके अंतर्गत यह आदेश दिया जाता है कि लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजा जाए। जो भी लंबित होता है उसे वरिष्ठ न्यायालय के पास भेज दिया जाए। अधिकार परीक्षा यह लेख सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा उसे जारी किया जाता है जो ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिस रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। न्यायालय इस लेख के माध्यम से उस व्यक्ति से पूछता है कि किस अधिकार से वह कार्य कर रहा है, किस अधिकार से वह कार्य कर रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान का आधारभूत लक्षण है। संविधान में संशोधन कर इसे निरसित नहीं किया जा सकता, इसे निरसित नहीं किया जा सकता। कोई व्यथित नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है, यह आवश्यक नहीं कि वह पहले उच्च न्यायालय का द्वार खटखटाए या नहीं। ठीक है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के हनन होने पर अतिरिक्त भी उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह निम्न के संबंध में नियम बना सकती है कि उन्हें किस सीमा तक मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है। अनुच्छेद 33 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है। सशस्त्र बलों के सदस्यों के संबंध में लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार सुरक्षा बल के सदस्यों के संबंध में आसूचना इंटेलिजेंस के उद्देश्य के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी भी ब्यूरो अथवा अन्य संगठनों को नियोजित व्यक्ति के संबंध में। ठीक। अनुच्छेद 33 के तहत संसद इनके विषय में कानून बना सकती है। ठीक। आगे किसी बल या संगठन के लिए अस्थायी दूरसंचार प्रणाली या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों के संबंध में भी कानून बना सकती है। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के संबंध में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने का अधिकार संसद को देता है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संघ शब्द का प्रयोग किया गया। इसके लिए आधार पर संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति के किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उससे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रवृत्ति थी बनाए व्यवस्था को बनाए रखने या पुनः स्थापन के लिए संबंध में किया है या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड आदि संपहरण या किए गए अन्य कार्य का विधि मान्य कर सकेगी। बात समझ में आई? अनुच्छेद 34 में संघ याद रखिएगा। आगे है मौलिक अधिकारों को निलंबन। कब हो जाता है निलंबन? आपातकाल में। मौलिक अधिकार असीमित नहीं, असीम नहीं है, इनकी भी एक सीमा है। विशेष स्थिति अर्थात आपातकाल में इन्हें सीमित कर दिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि नागरिक अधिकार चाहे कितने भी आधारभूत क्यों ना हो, देश की सुरक्षा और जन कल्याण से ऊपर नहीं हो सकते, याद रखिए। अतः यह आपातकाल की घोषणा की जाती है। यदि आपातकाल की घोषणा की तो राष्ट्रपति किसी एक या अधिक समस्त मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है, किंतु अनुच्छेद 20-21 के प्रवर्तन को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया। अनुच्छेद 20 की बातें और 21 की बातों को भी कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। चलिए, मौलिक अधिकार का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। अर्थात आपातकाल लगने पर सारे अधिकार छीन सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 नहीं छीन सकता हमारा। तो आइए, हमारा मौलिक अधिकार का टॉपिक ख़त्म हो गया। आशा करते समझ आया होगा। मौलिक अधिकारों में कुछ संशोधन भी किए गए हैं, इसके बाद नहीं है कुछ, तो इन्हें भी देख लेते हैं 2 मिनट में। भारत के प्राप्त कानूनी अधिकार
सामान्य कानून के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। विधायिका द्वारा कानूनी अधिकार को बदला या हटाया जा सकता है। मूल अधिकार एवं संविधान संशोधन। संगरी प्रसाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व निर्णय को पलटते हुए यह निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ये बोला है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 केंद्र सरकार ने गोलकनाथ वाद के निर्णय प्रभावहीन बनाते हुए हेतु अनुच्छेद 13 एवं 368 में संशोधन किया तथा यह घोषणा की कि 368 के तहत संसद को मूल अधिकार को कम करने या समाप्त करने का अधिकार है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किंतु इसके संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संविधान में कोई मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत न्यायिक, अर्ध न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्रवाइयों में लागू होते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।